हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का अगला वीडियो है। इस वीडियो में आज हम जैसे हमने पिछले क्लास में हमने जो पठार छोड़े थे, ठीक है, उसके आगे हम आज करेंगे। और आपको बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, यहाँ पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप वैसे वैसे पढ़ते जाइए और बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ना है आपको। अगर आप इतना भी नहीं पढ़ेंगे तो मैं ये नहीं बोल सकता आपसे कि आप कोई भी छोटे से बड़ा एग्ज़ाम कोई भी क्लियर कर पाएंगे। तो मैं कम से कम यहाँ पर मैं एक बुक को फॉलो करके यहाँ पर आपको मैं करंट अफेयर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान करा रहा हूँ। तो आपको कम से कम एक बुक तो कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप एक भी बुक कंप्लीट नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप पूरे टॉपिक कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप पूरा टॉपिक कवर नहीं कर पाओगे तो आप कैसे भी सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, जहाँ पर मैं मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो आपको कम से कम जो मेरे द्वारा एक बुक कराई जा रही है उसको तो कम से कम आप पूरा कवर कीजिए। और ये बुक आप जैसे कंटेंट अभी तक आपने पढ़ा तो आपको लग रहा होगा ये कंटेंट बहुत कुछ अलग है इसमें, साथ में इसमें करंट अफेयर भी है। और इसको जो बुक बनाने का जो तरीका बहुत ही बेहतरीन और अलग तरीके से बनाया गया है। ओके, तो पिछले वीडियोस को आप देख लीजिए। जितने जो भी स्टूडेंट पहली बार मेरे से जुड़ रहा है इस वीडियो के तहत, इस क्लास के तहत, तो पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश जीके के। और उसके अलावा आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की क्लास भी इस पर डली है। 2024 की हम बात कर रहे हैं, जो 2025 में अगर वैकेंसी आती है उसके लिए। फिर वही मैं बात करूं इंडियन ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वो भी क्लास डली है। तो आप मुझे समय दीजिए, धीरे धीरे मैं आपको पूरा जीके यहीं पे कवर करा दूंगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाकर बैठ सकते हैं, चाहे एमपीपीएससी हो चाहे कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो। जीके की मैं बात करूं, आपका पूरा जीके मैं इसी चैनल पर ख़त्म कराऊंगा। बस आप मेरे सब साथ लंबे समय तक चलते रहिए। लंबे समय का मतलब ये है कि आप 5 से 6 महीने मेरे को दीजिए, सारे सिलेबस मैं आपके यहीं पे कंप्लीट करा दूंगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस क्लास की बात करूं, तो एमपीपीएससी से लेकर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें एमपीजी के सिलेबस में रहता है, यानी एमपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं हम सारे इसमें कवर करेंगे। और जो कंटेंट है वो कंटेंट के साथ साथ में क्या है, मैप भी दिए गए हैं। तो आपको ये जो कंटेंट मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही इस बुक की खासियत है। ओके, चलिए आज के हमारे टॉपिक की तरफ, कंटेंट की तरफ हम चलते हैं। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा पठार है वो है रीवा पन्ना का पठार। अब रीवा पन्ना के पठार की जो यहाँ पर स्थिति दी गई, इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे का आपको मैं यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। एक बार इसको भी आप याद रख सकते हैं, इसकी स्थिति क्या है, यानी ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, ताकि आपको ये यहाँ पर मैप के द्वारा भी समझाया गया है, ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल रीवा पन्ना के पठार का मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, यानी ये कितना है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, तो 10.36% है। क्लियर। तो ये मैंने कल पिछले वीडियो में क्या बताया था कि जो कुछ फैक्ट है जो इतने आपके बन सकते हैं, यहाँ पर आप ये अलग अलग मैप नहीं बनाइए, आप पूरा एक ही मैप एमपी का बनाइए, उसमें सारे पठार को बना दीजिए, शो करा दीजिए। और इसमें जैसे ये पठार लिखा है तो इसका जो एरिया है वो लिख देना यहाँ पर। ऐसे ही आपकी जो बन सके, ये मैप थोड़ा छोटा है इसलिए इसमें नहीं बन पा रहा है। आप थोड़ा बड़ा मैप बनाइए, पूरे पेज में बनाइए, फिर उसमें आप इनके जो पठार है उनकी विशेषताएं लिखती जाइए, जो भी आप इसमें बन सकें। सारी विशेषताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अगर हम निर्माण की बात करें तो रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है। यानी जो विंध्य शैल है, जो चट्टानें हैं, इनके क्या एक ग्रुप है यानी समूह है चट्टानों का, उसके अपरदन से हुआ है। इसमें कौन से जिले आते हैं इस पठार में, तो रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना और दमोह। अगर यहाँ की जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म रहती है
और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है, यानी यहाँ पर यहाँ की जलवायु थोड़ी ठंडी है। क्लियर। और यहाँ पर वन कैसे पाए जाते हैं, कौन से प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर आदि। और मिट्टी कौन सी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। नदियाँ कौन सी पाई जाती हैं यहाँ पर, टोंस, कैन, बीहड़, महाना, बिछिया। फिर अगर हम फसल की बात करें तो गेहूँ, चावल और तिल यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। और यहाँ पर अगर खनिज तत्व मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, चूना पत्थर, गेरू व हीरा। अब यहाँ की कुछ विशेषता है वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसे विंध्यन कगाड़ी या स्कार्पलैंड भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुडविन या सद्भावना चोटी है, 752 मीटर, दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के जवेरा, गुम्बद, दमोह में जिरीवा, पन्ना के पठार, इसको छोड़ दी, आपको ये याद रखना है बस। फिर अगली है नर्मदा घाटी। अगली कौन सी है, नर्मदा घाटी। इसकी स्थिति कहाँ है, मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है। तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है, यानी सतपुड़ा श्रेणी फिर कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर आता है, यानी सबसे बड़ा जो पठार था वो मालवा का पठार था, 28% था, यानी मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% था। और ये कितना है, 26%। तो अगर आपसे बात की जाए, कैसे बात की जाए कि पठारों का क्षेत्रफल के क्रम में आपको आरोही क्रम में लगाना, यानी अवरोही क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा लगाना, फिर सबसे छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। तो आपको ये याद रखना है, सबसे बड़ा मालवा का पठार, फिर दूसरे नंबर पे नर्मदा घाटी। इसका निर्माण कैसे हुआ, इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसमें कौन से जिले आते हैं, तो जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन। जलवायु कैसी है, अधिक गर्म होती है गर्मियों में, और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा व पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम की मुकाबले पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है पेपर में, तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा रहता है, पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म रहता है। और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर जो इसकी वर्षा की मात्रा है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र की औसतन वर्षा इसमें कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर। ये याद रखना है आपको, क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं वो। फिर है नदियाँ, नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और वनों की अगर हम वृक्षों की बात करें तो ये यहाँ पर दिए गए यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, तथा पूर्वी क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। नर्मदा घाटी का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें कैसी मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली। और जिसका जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। फसलें कौन सी होती है, कपास, मूंगफली, और कुछ क्षेत्र में क्या क्या होते हैं, गेहूँ और चावल भी होते हैं। यहाँ पर कौन से खनिज है, तो चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी। यहाँ पर इसकी थोड़ी विशेषता बताई गई है, क्या इसमें विशेष है। इसको अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। राजपीपला,
महादेव, ये शायद हो गया है, दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पर जो फोकस करेंगे वो करेंगे मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों पर। ठीक है, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियाँ, एक मिनट। मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियाँ थोड़ी मैं डिटेल में पढ़ा देना चाहता हूँ, यानी बिल्कुल आराम से। तो इसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगला वीडियो यानी एक स्पेशल वीडियो को मैं इसके लिए रखता हूँ। तो इसमें जो हमारे पठार थे वो सारे हमारे कवर हो चुके हैं। पठारों को आपको पढ़ने की कोई कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे सारे पठार यहीं से पूरे कवर हो जाएंगे। और पठार से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो अगला हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं से, उसको हम बहुत आसानी से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।